हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानेंगे। यह 10 मिनट जी के प्रोग्राम के तहत जो हमने एक देखिएगा फाइल बना हुआ होगा, या जिसे क्या कह सकते हैं, अलग ग्रुप बना हुआ है, उसी में मिलेगा आपको। उसी में देखेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहता हूँ। और हाँ, इससे संबंधित लेख पढ़ने के लिए आप हमारे और भी माध्यम जो है वहाँ जुड़ सकते हैं। और इसी से संबंधित मैं उसमें प्रश्न भी डालता हूँ कि कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वहाँ पे व्यवहारिक जो पेन पेपर में पूछा जाता है, यहाँ मैं ये बताऊँगा कि आपको एक कैसे प्रश्न पूछता है और कैसे इस चीज़ को समझना है। ठीक है, आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हालांकि मेरी राइटिंग बिल्कुल नोबेल पुरस्कार वाली है, इसलिए मैं बोल बोल कर सुना देता हूँ। वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है? हेडिंग है ये, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। व्हाट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? मैंने एकदम हिंदी में लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। GI टैग नहीं है, GI टैग भारत सरकार देती है, जो जियोग्राफिकल भौगोलिक संकेतक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, GI वाला नहीं, ये GI नहीं, ये GII। ये GII यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो प्रारंभ हुआ था 2007 में, और वर्तमान में लगभग 130 देशों को देखा इसमें जाता है। कितने देशों को देखा जाता है? 130 देशों को। यदि भारत का स्थान 42 आया है, 44 आया है, 45 आया है, तो लिखता है कि 133 देशों में, 132 देशों में या 130 देशों में भारत का स्थान इतना है। यानी कि औसतन ये 130 देशों में ये अपने क्या कह सकते हैं, सोर्स और माध्यमों से डाटा संकलित करता है और उनका मूल्यांकन करता है। पहला GII प्रथम बार सूचकांक कब जारी किया गया? 2007 में। कब किया गया? 2007 में। अब देखिए, यह विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा को अंग्रेजी में WIPO कहा जाता है। WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना 1967 में हुआ था, और जिसका मुख्यालय जिनेवा है। ये बार बार पूछता है कि WIPO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है भैया? जिनेवा में। और भारत यानी कि भारत WIPO का जो सदस्य था वो 1975 में बना। कब बना? 1975 में। और वर्तमान में इसको 193, यानी कि ध्यान रखिए कि यह एक सहायक संगठन है। विश्व क्या कह सकते हैं, जो हमारी व्यवस्था है, हमारा सबसे बड़ा कौन है? UNO है। तो UNO का एक सहायक संगठन है। हालांकि ये पहले नहीं था, बाद में UNO में शामिल हो गया। और UNO के जो 15 सहायक संगठन है, उसी में से एक है WIPO। तो विश्व बौद्धिक संपदा स्थापना कब हुआ? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। भारत कब सदस्य बना? 1975 में। तो यहां से 3 प्रश्न। WIPO का स्थापना कब हुआ? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और भारत इसका सदस्य कब बना? 1975 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। और कार्नेल विश्वविद्यालय USA में, न्यूयॉर्क में है, द्वारा जारी एक सूचकांक है। यानी अब इसको छोड़ दीजिए, तो अब पढ़िए कि GII 2 संगठन देते हैं, या 2 संस्थाएं मिलकर तैयार करते हैं। पहला विश्व बौद्धिक संपदा और दूसरा कार्नेल विश्वविद्यालय। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जिनेवा में है, और कार्नेल विश्वविद्यालय जो है वो US है, यानी कि अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यह एक सूचकांक है जो दुनिया भर के देशों के नवाचार की क्षमता और सफलता के आधार पर रैंक करता है। इनोवेशन, और आपने इनोवेशन किया और उसमें फिर आपके इनोवेशन की जो क्षमता थी और उसमें सफलता कितना मिला, इसी आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इतना बौद्धिक बातों को हटा दें तो सीधी सी बात है कि आप अपने संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, आप अपने संसाधनों को जो भी उत्पन्न किए उसमें कितना तकनीकी क्षमता लगाए और कितना कम से कम पारिस्थितिकी को डैमेज किए, इसी का ये मूल्यांकन करता है। ये सीधी सी बात है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन के आकलन का महत्वपूर्ण उपकरण है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपने कितना माल छापा। जैसे हम लोग काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे लोग देखिएगा कि 10 रुपया कमाने के लिए 9 रुपया खर्चा कर देगा, तो फायदा देकर रुपया हुआ। अब बहुत सारे लोग जो होंगे वो 10 रुपया कमा लेंगे और 2 रुपया खर्च करेंगे, मतलब 10 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया खर्च करते हैं। यानी कि मैक्सिमम आउटपुट
और मिनिमम इनपुट, यानी कि कम से कम संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए मैक्सिमम सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, यही इसका एक मुख्य अवधारणा है। और यह अवधारणा इसलिए लाया गया है ताकि पृथ्वी हमारी बची रहे, पारिस्थितिकी हमारी बची रहे, इकोसिस्टम हमारा बचा रहे। पता लगे कि हम खूब मछली खाए और हमारे बच्चे जो हैं मछली सिर्फ मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये दिक्कत है वाली बात है। इसी चीज़ के लिए लाया गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी गणना 80 संकेतकों के आधार पर की जाती है, जो मुख्यतः 7 स्तंभों में विभाजित है। यानी कि 80 टैग्स इसमें है, संकेतक हैं जिनकी गणना की जाती है, जिनके आधार पर गणना की जाती है, और उसमें मुख्यतः 7 स्तंभ है। कौन कौन स्तंभ है ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, बता दे रहे हैं। व्यापार संरचना, संस्थान, आधारभूत ढांचा, बाजार संरचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव पूंजी और अनुसंधान एवं रचनात्मकता। तो मेनली इसमें यही है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रचनात्मकता। बाकी चीज तो इकोनॉमिक्स पहले से भी होता है, व्यापार संरचना, संस्थान, ये सब पहले से होता है। मेनली 2 चीज है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ में रचनात्मकता। मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये सीधा ये है, GIA का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने देश में की वृद्धि के लिए कितना ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान हो, धरती बची भी रही और आप जरूरत से ज़्यादा विकास भी कर रहे हैं। आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि चीन, भारत, तुर्की, वियतनाम, फिलीपींस ऐसे देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं, मतलब सीढ़ीनुमा चढ़ रहे हैं। कुछ देश जो हैं शाश्वत अमीर हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, इन सब में सबसे हमेशा एक रहता। हम लोग जब परीक्षा देते थे ना, तो आता था कि अच्छा GI टैग में, हालांकि उस समय सब नहीं पूछता था, एक आध बार पाला पड़ा कौन सबसे आगे है, तो जैसे स्वीडन देखे मार देते थे। डेनमार्क नहीं है तो ठीक, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यही रहेगा। हालांकि अभी डेनमार्क इसमें आगे है, ये मैं बता रहा था। अगला है प्रबंधन, तकनीकी, बाजार, संगठनात्मक एवं व्यवसाय मॉडल जैसे नवाचार इसके मुख्य अवधारणा है। यानी कि आपने कैसा अच्छा प्रबंधन किया, प्रबंधन में क्या इनोवेशन किया, तकनीकी में क्या इनोवेशन किया, बाजार में क्या इनोवेशन किया, जो संगठनात्मक चीज था उसमें क्या किया, व्यवसाय मॉडल में क्या इनोवेशन किया, और इन सब चीजों के आधार पे ये मूल्यांकन करता है। ठीक है, GII में भारत 133 देशों में 39वें स्थान पर है। देखिए ये इस बार लिखा है, आप प्रतियोगिता दर्पण में देखेंगे लिखा हुआ साफ कि इसने इस बार, उस समय 130 देश का किया, इस बार इसने 133 देशों का मूल्यांकन किया, और भारत का स्थान 133 देशों में 39 है। और ये डाटा कब का है, 2024 का, 2024 का, यानी कि 2024 में GI सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर आता है। एक चीज और प्रश्न जो पूछता है, ये करंट है, ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों करंट है, मैं पहले ही बता दूं। ऊपर में क्या पूछेगा आपसे कि GII जो सूचकांक है किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा और कार्नेल यूनिवर्सिटी के लिए। किसमें जारी किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन एवं तकनीकी नवाचार के आधार पे, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन और तकनीकी नवाचार के लिए यह प्रदान किया जाता है या यह प्रदर्शित किया जाता है, यह सूचकांक जारी किया जाता है। करंट में 2 चीज पूछेगा, पहला भारत का स्थान, दूसरा भारत के बाद को पड़ोसी, जैसे चीन वगैरह का पूछ लेगा तो जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये पूछता है। और साथ ही जो भी आप डाटा तैयार करते हैं उसमें जरूर लिख लेंगे कि भारत के बगल वाला कैसा है। तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछता है कि सर्वाधिक सुधार वाले देश कौन कौन हैं, तो चीन, तुर्की का नया नाम है तुर्की, भारत, वियतनाम एवं फिलीपींस सर्वाधिक वृद्धि वाले देश है, यानी कि सर्वाधिक सुधार वाले देश हैं। जिसका सूचकांक जिससे जितना ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1 वाला सबसे अच्छा, 2 वाला उससे थोड़ा सा कम अच्छा, 3 वाला उससे थोड़ा सा कम अच्छा। तो इस तरह से आपको वैश्विक नवाचार सूचकांक जो होते हैं वो आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, प्रश्न आते हैं। प्रश्न में फिर से मेरे नोट्स कॉपी पर जाएंगे, नोट्स कॉपी मतलब मेरे जो नोट्स वाले साइट है वहाँ पे जाएंगे, लिखा हुआ रहेगा, मिल जाएगा। प्रश्न कैसे पूछते वो भी मिल जाएगा। बन रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।